अब बात करते हैं अगले एक्सेप्शन की, सेक्शन 77 और 78। ये डिफेंस अवेलेबल है जुडिशियल एक्ट्स को लेकर। सेक्शन 77 कहता है कि कोई एक्ट किसी जज द्वारा किया गया है जुडिशियली एक्शन लेकर, तो वो प्रोटेक्टेड है बाय वर्च्यू ऑफ 77, अगर उस बिलीफ नहीं माना जाएगा। ये प्रोटेक्शन जजेस को दी गई है ताकि वो फ्रीली काम कर सके, वो डर के मारे काम ना कर सके कि क्या ये गलत है, क्या ये सही है। अगर गलत हुआ तो आई विल बी लायबल फॉर एन ऑफेंस। इसको बचाने के लिए सेक्शन 77 दिया गया है। इसमें दो तरह के डिफेंसेस अवेलेबल है। पहले डिफेंस में कहता है कि अगर कोई जज है अपनी पावर का इस्तेमाल करके, विच हैज बीन गिवन बाय द लॉ, अगर लॉ के द्वारा कोई पावर दी गई है और उस पावर का इस्तेमाल करके जज कोई लीगल एक्शन ले रहा है, तो वो प्रोटेक्ट रहेगा। सेकंड पार्ट ये कहता है कि एक जज बिलीव करता है इन गुड फेथ कि ये पावर लॉ के द्वारा मुझे दी गई है, और उस बिलीफ में वो कोई एक्शन लेता है, जुडिशियल एक्शन लेता है, तो वो भी प्रोटेक्टेड है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 77। दो पार्ट हो गए। पहले पार्ट में एक्चुअली उसे पावर दी गई है लॉ में, सेकंड पार्ट में वो बिलीव कर रहा है कि वो पावर दी गई है इन गुड फेथ बाय लॉ। अगर इन दोनों काम करने में कोई ऑफेंस होता है तो वो दोनों ऑफेंस बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 77 ऑफेंस नहीं माने जाएंगे। अब जब एक ऑर्डर जुडिशियल एक्शन हो चुका है, एक ऑर्डर पास हो चुका है, जजमेंट पास हो चुका है, तो उस जजमेंट को करने के लिए कुछ एक्ट करना पड़ता है। वो सेक्शन 78 में दिया गया है। एक्ट डन इन परसुएंट टू अ जजमेंट और कोर्ट ऑर्डर। अगर कोई कोर्ट ऑर्डर आ चुका है, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट कहता है कि इसकी बेल ग्रांट कर दी जाए, तो पुलिस उस आदमी को बेल पे छोड़ देगी। कोर्ट कहता है इसकी बेल रिजेक्ट की जाती है, तो जेल अथॉरिटीज उस आदमी को जेल में ही रखेगी, बेल उसकी ग्रांट नहीं की गई है। कोर्ट ऑर्डर करता है कि इस व्यक्ति का अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है, तो इन परसुएंट टू दैट ऑर्डर पुलिस ऑफिसर जाके उस व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे। ये सारे काम परसुएंट टू अ जजमेंट और कोर्ट ऑर्डर है। तो अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है इन परसुइंग द ऑर्डर और जजमेंट, तो उसे भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो भी प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 78। एक बात और इसमें ऐड की जाती है कि क्या उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है या नहीं उस ऑर्डर के पास करने को, तो भी क्या जो ऑफिसर जिसने परसुएंट टू दैट ऑर्डर और जजमेंट काम किया है वो प्रोटेक्टेड है? हाँ है। अगर वो बिलीव करता है गुड फेथ में कि उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन था और इन परसुएंट टू दैट बिलीव वो उस जजमेंट और ऑर्डर को परस्यू करता है, तो वो भी सेक्शन 78 में उसके लिए एक एक्सेप्शन होगा। ये दोनों सेक्शन जुडिशियल एक्शंस को बचाते हैं कि अगर कोई ऑर्डर करने में या ऑर्डर की एग्जीक्यूशन करने में कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो उनको बाय वर्च्यू ऑफ बोथ दीज सेक्शंस बचाया जा सकता है, ताकि जज और द ऑफिसर्स हु आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ द जज प्रोसिक्यूट ना हो पाए। अब बात करते हैं सेक्शन 80 की। सेक्शन 80 बात करता है कोई भी एक्ट हुआ है एक्सीडेंटली, तो वो भी एक जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आएगा, उसको भी एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और इसका मतलब क्या ये है कि कोई भी एक्ट एक्सीडेंट से हो जाए उसको हम जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा और उसके लिए ऑफेंस नहीं माना जाएगा? नहीं। उसके लिए इन चारों एलिमेंट्स को प्रूव करना जरूरी होगा। पहला एलिमेंट कहता है कि वो एक्ट एक एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून होना चाहिए। एक्सीडेंट एक्चुअली होता क्या है? एक्सीडेंट एक अनफोर्सिबल इवेंट होता है जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। एक्सीडेंट एक अनफोर्सिबल इवेंट होता है जिसको कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ वो विलफुल एक्ट नहीं होता, वो बस हो जाता है, उसकी वजह से कुछ हार्म होता है और वो हार्म एक ऑफेंस में तब्दील होता है। सेकेंड एलिमेंट है नो क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। जब कोई एक्ट कर रहा है और एक्सीडेंट हो जाए, तो उस एक्ट को करने में कोई क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से किसी को हार्म पहुंचे। मेंस रिया क्रिमिनल लॉ का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है गिल्टी माइंड, बैड इंटेंशन। अगर व्यक्ति कोई बैड इंटेंशन के साथ कोई काम कर रहा है तभी उसको ऑफेंस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो एक्सीडेंट जब भी होता है वो विदाउट एनी क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है जो एक्ट हुआ है वो एक्ट एक लॉफुल एक्ट होना चाहिए, जिसे लॉफुल मैनर में किया जा रहा है और बाय लॉफुल मीन्स किया जा रहा है। इन तीनों एसेंशियल्स को एक साथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक केस था जागेश्वर वर्सेस एम्परर। इस केस में ए और बी दोनों फाइट कर रहे हैं।
सी बीच में बीच बचाव करने आता है और ए उसको एक मुक्का मार देता है एक्सीडेंटली। ये कंप्लीट एक्सीडेंट था, क्रिमिनल नॉलेज इंटेंशन नहीं थी, एक्सीडेंट भी था, पर ये एक लॉफुल एक्ट नहीं था। जो फाइट थी ए और बी के बीच में वो एक लॉफुल एक्ट नहीं था, इसलिए उसे सेक्शन 80 का फायदा नहीं मिल पाएगा। अगला जो एलिमेंट है वो है प्रॉपर केयर एंड कॉशन। कोई भी काम आदमी कर रहा है तो उसे प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ उसे करना चाहिए। वो उसे नेग्लिजेंटली कर रहा है तो वो सेक्शन 80 में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो इलस्ट्रेशन आईपीसी में दिया गया है, एक व्यक्ति एक पेड़ को हैचेट से काट रहा है और उसके बाद में पूरी प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ काट रहा है, जबकि वो हैचेट का एक ऊपर वाला हिस्सा उड़ के किसी दूसरे आदमी पे चला जाता है और वो मर जाता है। यहाँ व्यक्ति ने पूरी प्रॉपर केयर कॉशन की थी, क्रिमिनल नॉलेज नहीं था, लॉफुल एक्ट कर रहा था, पेड़ काटने का लॉफुल मैनर में कर रहा था, लॉफुल मीन्स भी था, उसे एक एक्सीडेंट माना जाएगा और ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो कोई भी कार्य जो कि एक एक्सीडेंट है, क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ नहीं है, लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर में किया जा रहा है, बाय लॉफुल मीन्स किया जा रहा है, और उस कार्य को करने के लिए प्रॉपर केयर एंड कॉशन है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति रॉन्ग साइड पे बहुत तेज मोटरसाइकिल दौड़ा रहा है और उस वजह से सामने से कोई एक आदमी आता है और उसके चोट आ जाती है, तो क्या वो एक्ट एक्सीडेंट में होगा? वो एक्सीडेंट जरूर है। यहाँ पर उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने की कोई क्रिमिनल नॉलेज भी नहीं था, कोई इंटेंशन भी नहीं था। मोटरसाइकिल चलाना एक लॉफुल एक्ट भी है, मोटरसाइकिल खुद एक लॉफुल मीन्स भी है, पर यहाँ प्रॉपर केयर और कॉशन नहीं था, लॉफुल मैनर नहीं था। रॉन्ग साइड में तेज गति से चलाने का मतलब होता है और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था, विच इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। इसलिए उस व्यक्ति को सेक्शन 80 का लाभ नहीं मिल पाएगा। सेक्शन 81 बात करता है नेसेसिटी की। अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन हो जिसमें एक्शन लेना एक नेसेसिटी बन जाए और उसमें आदमी के पास दो ऑप्शंस हो, लेस डेंजरस और मोर डेंजरस, और इस सिचुएशन में व्यक्ति लेस डेंजरस ऑप्शन को चूज करता है और वो ऑप्शन चूज करते टाइम कोई ऑफेंस हो जाए, तो उसका प्रोटेक्शन सेक्शन 81 में दिया गया है। सेक्शन 81 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास क्रिमिनल इंटेंशन ना हो, गुड फेथ में वो ऐसा एक्ट करे जिसका पर्पस टू प्रिवेंट और अवॉइड अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी हो, तो अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है उस एक्शन को करने में, तो वो प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 81। इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि पहले इलस्ट्रेशन में कहा गया है कि एक बड़ी शिप होती है, उसमें करीबन 100 व्यक्ति है, उसको पूरी प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ उसका कैप्टन चला रहा है। सामने दो वेसल्स और दिखाई देती है, एक बड़ी वेसल और एक छोटी वेसल। बड़ी वेसल में करीबन 20 व्यक्ति सवार है और छोटी में 2 व्यक्ति सवार है। जो 100 व्यक्ति वाला वेसल है, जिसका कैप्टन को अब ये चूज करना है कि वो इधर जो 20 व्यक्ति वाली वेसल है या जो छोटी शिप है 2 व्यक्ति वाली, उन दोनों में से एक को टक्कर मारने के बाद ही अपना रास्ता मूव कर सकती है। इस सिचुएशन में लेस डेंजरस कौन सी थी? 2 व्यक्ति वाली। और मोर डेंजरस 20 वाली। वो चूज करता है लेस डेंजरस, वो 2 व्यक्ति वाली शिप को टक्कर मारता है और अपना रिकॉर्ड आगे बढ़ाता है। ये एक्शन है वो उस समय की नेसेसिटी है और इसको प्रोटेक्शन मिलेगी सेक्शन 81 में। इसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, गुड फेथ था दोनों वेसल्स को बचाने के लिए, और पर्पस था टू प्रिवेंट हार्म टू द पर्सन ऑफ दैट शिप, इसलिए उसका प्रोटेक्शन होगा सेक्शन 81 में। सेकंड एग्जांपल देखते हैं जो कि रिलेटेड है प्रॉपर्टी के साथ। एक लकड़ी का घर है, उसमें आग लग जाती है और उसके साथ ही 10-15 घर और भी है। ए क्या करता है, उस लकड़ी के घर को पूरा की पूरी तरह ढा देता है ताकि आग आगे ना बढ़े। घर को ढा देना वैसे तो एक ऑफेंस है प्रॉपर्टी को लेकर, पर यहाँ उसकी नेसेसिटी थी ताकि आग और ना फैले, तो ये एक्शन भी प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 81 पे। तो कोई भी एक्शन लिया गया है टू प्रिवेंट एनी अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और गुड फेथ में लिया गया है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, तो उसका प्रोटेक्शन आईपीसी में चैप्टर 4 में सेक्शन 81 में दिया गया है, उसे एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 82 और 83 एज ऑफ द अक्यूज से रिलेटेड है। ये बेस्ड है एक लैटिन मैक्सिम डॉली इनकैपेक्स, जिसका मतलब होता है इनकैपेसिटी ऑफ डूइंग हार्म।
एक बच्चे को माना जाता है कि वो एक क्राइम करने के लिए कैपेसिटी नहीं रखता जो कि एक मैच्योर्ड आदमी रखता है, इसीलिए उसको माना गया है कि उसमें इनकैपेसिटी है किसी को हार्म पहुंचाने की। सेक्शन 82 एक एब्सोल्यूट डिफेंस है। वो कहता है कि एनी ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 इयर्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस। ये एब्सोल्यूट है, कुछ भी काम एक बच्चे ने जो कि 7 साल से कम उम्र का है उसने किया है, उसको एक क्राइम नहीं माना जाएगा। सेक्शन 83 बात करता है एक बच्चे की जो कि 7 साल और 12 साल की उम्र के बीच का है, उस बच्चे को भी माना, उस चाइल्ड का एक्शन भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर उसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है। किस काम के लिए? अपने एक्शन के नेचर और कॉन्सिक्वेंस को समझने के लिए। अगर उसने कोई काम किया है और उसको करने की उसमें समझ ही नहीं है और वो 7 और 12 के बीच में फॉल करता है, तो भी उसे सेक्शन 83 का प्रोटेक्शन मिलेगा और वो एक्सेप्शन में आएगा। अब बात आती है किस तरह ये माना जाएगा कि उस बच्चे के पास इस काम को करने की सफिशिएंट मैच्योरिटी थी या नहीं। वो डिपेंड करता है हर केस के सर्कमस्टांसेस में। फॉर एग्जाम्पल, एक केस है उला महापात्रा वर्सेस किंग। इस केस में क्या होता है, एक 11 साल का बच्चा एक दूसरे लड़के को कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा इस चाकू से। उसके हाथ में चाकू भी है, वो उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसे मार भी देता है। उसके बाद वो उस चाकू को कहीं एक स्पेशल जगह पे छुपा देता है और वहां से भाग जाता है। तो जो कंडक्ट है प्रायर टू द ऑफेंस एंड सब्सिक्वेंट टू द ऑफेंस, ये दोनों ये बताते हैं कि उस व्यक्ति के पास पूरी समझ थी, पूरी मैच्योरिटी थी कि वो अपने कार्य के नेचर और कॉन्सिक्वेंस को समझ सकता है। इसलिए उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली सेक्शन 83 की और उसे लायबल माना गया मर्डर के लिए। सेक्शन 82 बहुत सिंपल है, उसमें सिर्फ ये देखना है कि एज कितनी है, 7 ईयर्स। इंग्लैंड में 1963 में एक स्टैट्यूट के जरिए उस एज को 7 से 10 साल कर दिया गया है, पर भारत में अभी भी ये एज 7 ईयर्स है। सेक्शन 83 थोड़ा ट्रिकी है, उसमें ये समझना पड़ेगा कि whether the person who committed an offense had a sufficient maturity to understand and to judge the nature and consequence of the conduct। अगर ये वो कर पा रहा है तो ऑफेंस है, ये नहीं कर पा रहा तो ऑफेंस नहीं है। एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें एक बच्चा एक घर में जाता है और वहां से एक नेकलेस चुरा के लाता है। चुराने के बाद वो चोर बाजार में जाता है और उस नेकलेस को बेच देता है। पुलिस वो नेकलेस रिकवर करती है, उस बच्चे को पकड़ती है जो कि 10 साल का है। 83 के अंदर 7 to 12 के अंदर यहाँ जो सर्कमस्टांसेस है वो भी शो करते हैं। घर के अंदर जाना, नेकलेस चुराना, उसको चोर बाजार में बेचना, ये शो करता है कि बच्चे के पास सफिशिएंट मैच्योरिटी थी थेफ्ट कमिट करने, और इसलिए 83 में उसको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।